मूवी का स्टार्ट होता है हमें एक बहुत ही खूबसूरत वादी को दिखाते हुए और यही बैकग्राउंड में एक आवाज हमें जापान के बनने की स्टोरी बता रही है। उसने बहुत से लोगों से सुना था कि यहाँ के डीटी को इस पानी में से एक तलवार मिली थी जिसके अंदर से निकलने वाले कतरे जब पानी में गिरे तो जापान आइलैंड बना, पर वो इन सब बातों को नहीं मानता था। उसके अकॉर्डिंग जापान उन लोगों की वजह से है जो बहादुर लोग किसी भी वक्त अपने आप को इस जमीन के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अब हम एक जापानीज आदमी को फील्ड्स में बैठा हुआ देखते हैं। वो इस पोजीशन में बैठा हुआ था जैसे योगा कर रहा हो और उसके व्हील्स में एक जापानीज आदमी शेर से मुकाबला कर रहा था। ये सब देखते हुए उसकी आंखें बंद थी और फिर अचानक वो गुस्से में अपनी आंखें खोल लेता है। मूवी का सीन यहीं से कट होता है और हमें अमेरिका में एक आदमी को दिखाया जाता है। उसके पीछे से आने वाली आवाजें बता रही थी कि वो एक बहादुर सोल्जर था जिसका नाम कैप्टन नेथन बताया गया है, जो यहाँ सब लोगों को अपनी जीत की कहानी सुनाने वाला था। बाहर से उसे बुलाया जा रहा था, सब उसका इंतजार कर रहे थे, पर वो अपने आप में खोए हुए अंदाज में चेयर पर बैठा हुआ बियर पीने में बिजी था। अब नेथन के बारे में बताने वाला आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इन आदतों से तंग आ चुका हूँ और कल से तुम काम पे मत आना और ये तुम्हारी आखिरी परफॉर्मेंस होगी। जिससे हमें पता चल रहा था कि नेथन अब एज अ परफॉर्मर काम कर रहा है और वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए अपनी ही स्टोरी सुनाता है। जबकि काम से निकाल दिए जाने के बाद आज उसकी लास्ट परफॉर्मेंस है और अब वो स्टेज पर जाकर कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि मेरे हाथ में जो गन है इसने बहुत से मुल्कों को जीतने में हमारी मदद की है और साथ ही वो अपने साथ मरने वाले सोल्जर्स की भी स्टोरी सुनाता है। और फिर अचानक वो ये बताना शुरू कर देता है कि उसकी गन कैसे काम करती है। सब लोग एकदम से शॉक हो गए थे क्योंकि नेथन अब अपनी गन लोड कर रहा था और गन लोड करने के बाद वो इधर उधर अपनी गन को चला भी देता है, ये सोचे बगैर कि वो यहाँ पर किसी भी आदमी को लग सकती है। लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता और नेथन क्राउड में अपनी गन फेंकता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। नेथन की बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि वो एक अमेरिकन सोल्जर था जो कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था और उसने अपने कैप्टन के कहने पर कुछ बेकसूर इंडियंस को मार दिया था, जिसका रिग्रेट उसे आज भी था। इसीलिए उसने अपनी आर्मी से जॉब भी छोड़ दी थी और अब वो एज ए परफॉर्मर काम कर रहा था, लेकिन आज उसे यहाँ से भी निकाल दिया गया था। अब यहाँ वो जैसे ही उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे देखते ही क्लैप करना शुरू कर देता है। नेथन शायद उस ओल्ड मैन को पहचान गया था और वो उसे देखकर सोचता है कि क्या ये आज तक जिंदा है। वो ओल्ड मैन बहुत ही फ्रैंक वे में नेथन के गले में हाथ डालता है और उसे साथ लेकर चलते हुए एक जॉब ऑफर करता है। अब नेथन उससे जॉब के बारे में पूछ रहा था कि वो जॉब है कैसी, लेकिन वो ओल्ड मैन सिर्फ इतना ही कहता है कि ये जॉब खास तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। और अब वो ओल्ड मैन उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में आता है। रेस्टोरेंट में उसे अपने पुराने कैप्टन के साथ साथ जो कि अब कर्नल था, एक जापानीज कर्नल को भी दिखाया जाता है और उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था कि जापानीज कर्नल चाहता था कि नेथन उनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे, जिस काम के लिए उसे बहुत से पैसों की ऑफर की गई थी। नेथन एक मिनट के लिए वहाँ से उठकर चला जाता है और अब अमेरिकन कर्नल उसके पीछे आकर पूछते हैं कि बुराई क्या है, कितनी अच्छी तो जॉब है। और वो कहता है कि मैं $500 के लिए किसी बेकसूर को नहीं मार सकता, लेकिन हाँ शायद मैं तुम्हें मारने के लिए एक पैसा भी ना लूं। और यही कहते साथ वो जॉब भी एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हम नेथन को अब जापान के सी पोर्ट पर देखते हैं जहाँ उसे एक ब्रिटिश ट्रांसलेटर मिलता है। वो उसे बता रहा था कि जापान के प्रेसिडेंट ने जापान की प्रोग्रेस के लिए दूसरे मुल्कों से जापान में बहुत से आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बुलाए हैं और अब वो जापान के लिए एक अच्छी आर्मी बनाना चाहते हैं और उस आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने कई मुल्कों से वॉरियर्स बुलाए हैं, जैसे एक तुम हो। अब नेथन को जापानीज प्रेसिडेंट के पास लेकर जाया जाता है जो कि उसका इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल था। इसके बाद हम नेथन को उसकी जॉब परफॉर्म करते हुए देखते हैं जहाँ वो जापानीज सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। नेथन ने एक जापानीज सैमुराई कात्सुमोटो के बारे में बहुत सुना था क्योंकि वो अपनी खास ट्रिक्स और जंग में न्यू वेपन्स का यूज ना करने की वजह से काफी मशहूर था। इसके बाद नेथन रेस्ट हाउस चला जाता है जहाँ पर वो सैमुराइज के बारे में बहुत सारी बुक्स देखता है और वो अपने ट्रांसलेटर थे उसे ट्रांसलेट करने के बारे में कहता है, पर पता नहीं क्यों उसे लगता है कि ये ट्रांसलेटर उसे ये बुक ट्रांसलेट कर नहीं देगा। इसीलिए वो अपनी नाइफर निकालकर उसके गले पर रखता है और कहता है कि अगर तुमने ये ट्रांसलेट नहीं किया तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ नेथन को कुछ एलियंस आने लगे थे। मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नेथन ने अपने कैप्टन के कहने पर बहुत से इंडियंस को मार दिया था क्योंकि उसके पास अपने कैप्टन की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो आज तक इस बात पर पछता रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। और अब मूवी के प्रेजेंट सीन में हम नेथन को दोबारा ट्रेनिंग पर देखते हैं। यहाँ वो अपने साथी से कह रहा था कि मैं इस बात पर खुश हूँ कि सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। वो कहता है कि मोस्टली सोल्जर्स को गन्स चलाने आ गई हैं और इसी के साथ अब वो एक सोल्जर के पास जाता है और उसे खुद गन पकड़ना सिखाता है।
इसी सब के दौरान वहाँ पर जापानीज कर्नल आकर उसे बताते हैं कि जापानीज सैमुराई जापानीज गवर्नमेंट से बगावत कर रहा है। हम उसके एरिया में ना तो फ्रीली जा सकते हैं और ना ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। कर्नल चाहते थे कि वो लोग सैमुराई से लड़े और उस स्पेसिफिक एरिया को क्लियर करवा दें जहाँ पर उन्हें रेलवे ट्रैक बनाना था। पर नेथन का कहना था कि अभी तो हमारे सोल्जर्स बिल्कुल भी रेडी नहीं है। पर कर्नल जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि सैमुराइज के पास एक भी राइफल नहीं है, उनके पास सिर्फ बोस एंड एरोज हैं जिनसे वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और यहाँ नेथन कहता है कि हमारे सोल्जर्स तो डिफेंस और अटैक के लिए भी तैयार नहीं है। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर वो एक सोल्जर से कहता है कि मुझे गोली मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और जब वो सोल्जर उसकी बात नहीं मानता तो नेथन उसकी कैप को शूट करता है, जिससे वो डरकर गोली तो चलाता है पर वो गोली नेथन को नहीं लग पाती। और अब नेथन कर्नल से कहता है कि आप देख सकते हैं कि हमारे सोल्जर्स कितने तैयार हैं। कर्नल उसकी एक बात नहीं मानता। कर्नल अब उनको हुक्म देता है कि हम हर हाल में काट्सुमोटो से सुबह 6 बजे लड़ने जाएंगे। और अब वो कुछ लोगों को ट्रेन करके आगे बढ़ते हैं। नेथन अपने सोल्जर्स से राइफल तैयार करने के लिए कहता है। वो लोग कांपते हाथों के साथ राइफल पकड़े हुए थे और बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें इस वक्त करना क्या चाहिए। और तभी सामने से सैमुराइज ने वहाँ पर अटैक कर दिया था। वो लोग अपनी राइफल से उन पर अटैक करते हैं, जिनसे काफी सैमुराइज तो मर जाते हैं। पर अभी उस सवार बहुत से सैमुराइज ने अपने बोस एंड एरो से उन पर अटैक कर दिया था। यहाँ काफी सारे सोल्जर्स तो भाग गए थे और सैमुराइज अब उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ एक बहुत बुरी जंग शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये न्यू मॉडर्न राइफल्स इन सैमुराइज के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ नेथन के साथ तो सारे सोल्जर्स भाग गए थे, पर नेथन और उसका साथी सैमुराइज की तलवारों से लड़ रहे थे। और तभी एक सैमुराई नेथन के साथी को मार देता है, लेकिन नेथन हार नहीं मानता और वो घोड़े पर सवार सैमुराई से लड़ता रहता है। और अचानक डिस्ट्रैक्ट होने पर वो घोड़े से गिर भी जाता है, पर हार वो अभी भी नहीं मानता और वो सारे सैमुराई से लड़ता रहता है। सैमुराइज का लीडर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था कि वो अभी तक इन सैमुराई से लड़ रहा था, जबकि उन सैमुराइज में से एक बड़ा सैमुराई नेथन को मारने के लिए आया था। लेकिन इससे पहले कि वो नेथन को मार पाता, नेथन वहाँ पड़े हुए स्पेयर से उसे पहले ही मार देता है, जिसे देखकर अब उसके इर्द गिर्द खड़े हुए सैमुराइज उसको मारने वाले थे। पर काट्सुमोटो उन्हें रोक देता है और अपने साथ उसे जिंदा ले जाने को कहते हैं। गांव आने पर काट्सुमोटो से उसका एक साथी पूछता है कि आपने नेथन को जिंदा क्यों छोड़ दिया और हमें यहाँ क्यों ले आए हैं। और तब काट्सुमोटो कहता है कि हमें आगे बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है और इस काम के लिए हमें अपने बहादुर दुश्मन से कुछ सीखना चाहिए। यहाँ काट्सुमोटो बेहोश नेथन की बुक देखता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी नेथन का इलाज कर रही है। और कुछ दिन बाद नेथन बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने रूम से बाहर निकलकर देखता है कि किस तरह की सैमुराइज बगैर हथियारों के ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस तरह वो एक पंचुअल लाइफ गुजार रहे हैं। और अब नेथन को काट्सुमोटो के पास लेकर जाया जाता है, जो कि एक टेंपल में था। जहाँ उनकी इन बातों के दौरान नेथन पूछता है, जंग के दौरान वो रेड सूट में कौन था जो मुझे मारने के लिए बड़ा था, और अब जो लड़की मेरा इलाज कर रही थी वो कौन है। और अब काट्सुमोटो बताता है कि वो लड़की जो तुम्हारा इलाज कर रही है वो मेरी बहन है, जबकि जंग के दौरान तुमने उसी के हस्बैंड को मारा था। वो अपने आप से सवाल करता है कि मैंने उसके हस्बैंड को मार दिया और वो फिर भी मेरा ख्याल रख रही है और इवन उसे खाना भी खिलाती है। अब कुछ देर बाद वो दोबारा टेंपल में जाता है और काट्सुमोटो से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और वो उसे सब सच कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसके दुश्मन कैसे लड़ते हैं, उनके दुश्मनों को लड़ना कैसे सिखाया जाता है। वो उससे पूछता है कि जब तुमने इंडिया पर कब्जा किया था तो क्या तुम उस वक्त कैप्टन थे, और वो कहता है कि हाँ मैं मिडिल रैंक कैप्टन था। ये सब बताने के बाद नेथन वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता रहता है, नेथन यहाँ रहकर बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पर नेथन को डिसिप्लिन कर्टेसी का असल मतलब पता चला था। वो देखता है कि लोग कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे वो लोग मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। और यहाँ पर उसने सैमुराई का मतलब भी सीखा था, जिसका मतलब था खिदमत करना, जो कि वो सच में बहुत अच्छे से जानते थे। यहाँ पर नेथन एक बच्चे से कुछ जापानीज वर्ड भी सीखता है। रात में वो गाँव वालों के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि तभी कुछ असैसिन्स उन पर अटैक कर देते हैं और अब नेथन गाँव वालों के साथ मिलकर उनसे लड़ता है। लेकिन तभी एक असैसिन नेथन को मारने वाला था और तभी उसे बचाने के लिए एक बच्चा वहाँ पर आता है, जिस बच्चे से नेथन की काफी दोस्ती थी और वो उसी लेडी का बेटा था जो लेडी उसका ख्याल रखा करती थी। वो बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपने फादर की स्वॉर्ड पकड़ता है और नेथन को बचा लेता है। यहाँ पर नेथन भी एक चाकू पकड़कर अपने दुश्मन को मारता है और दूसरे हाथ से उस आदमी को मारता है जो कि बच्चे को मारने वाला था। और अब नेथन और काट्सुमोटो दोनों मिलकर उन असैसिन से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं। अब नेथन का ख्याल था ये हमला जो हुआ है वो जरूर काट्सुमोटो को मारने के लिए जापानीज कर्नल ने करवाया है। अब क्योंकि नेथन सैमुराइज की हेल्प कर रहा था, इसीलिए काट्सुमोटो भी उसे अपना फ्रेंड मान लेता है।
और जब कात्सुमोटो और नेथन बातें कर रहे होते हैं तो कात्सुमोटो उसे बताता है कि अगर जापान के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो उसको मार दें तो वो आसानी से अपनी जान दे देगा और ये काम भी छोड़ देगा। लेकिन तब नेथन कात्सुमोटो को बताता है कि असल में प्रेसिडेंट सैमुराइज के खिलाफ नहीं है, जबकि उनको ये सब करने पर जापानीज कर्नल ओकोमोरा फोर्स कर रहा है। और इसी के साथ कात्सुमोटो कहता है कि हम रिबल नहीं है, अगर प्रेसिडेंट हमें कहे कि हम लोग ये गाँव छोड़ दें तो हम ये गाँव छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सैमुराइज ने नेथन को छोड़ दिया था और अब वो इस ट्रेनिंग कैंप में था जहाँ पर वो लोगों को ट्रेन करने के लिए पहले लाया गया था। जबकि दूसरी तरफ हम कात्सुमोटो को प्रेसिडेंट से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ कात्सुमोटो नोटिस करता है कि असल में प्रेसिडेंट बुरे नहीं है और जापान में जो मॉडर्न चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं वो भी प्रेसिडेंट के कहने पर नहीं करवाई जा रही हैं। और क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत यंग है इसीलिए लोग उन्हें प्रेसिडेंट तभी मानते हैं जब वो लोगों की बात माने। और अब प्रेसिडेंट कात्सुमोटो से पूछते हैं कि मुझे लोगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर कात्सुमोटो का कहना था कि हमें यहाँ पर आजादी से रहने दिया जाए। इसके बाद हम नेथन को देखते हैं जो कि जापानीज कर्नल ओकोमोरा के पास था। ओकोमोरा उससे पूछता है कि सैमुराइज कैसे रहते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या तुम हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हो। और नेथन उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि मैं तो एक कैदी था। अब ओकोमोरा नेथन को एक और ऑफर करता है जिसमें अभी भी उसे जापान की आर्मी को लीड और ट्रेन करना था। इस काम के लिए अब उसे और भी ज्यादा पैसे ऑफर किए जा रहे थे, लेकिन नेथन वहाँ से उठकर चला जाता है, जिस पर ओकोमोरा को शक होता है कि नेथन सब कुछ जानता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि नेथन को फौरन मार दिया जाए अगर वो किसी भी सैमुराइज से मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ अब हम देखते हैं कि जापानीज प्रेसिडेंट ने कात्सुमोटो की बात मानते हुए सैमुराइज को फ्रीली हर जगह रहने की इजाजत दे दी थी। और हम उनको अब टोक्यो में देखते हैं जहाँ कात्सुमोटो अब जापानीज कौंसिल का एक पार्ट था। अब जैसे ही कात्सुमोटो मीटिंग रूम में आता है तो ओकोमोरा उससे तलवार बाहर रखने को कहता है और साथ ये भी कहता है कि अब तलवार को अपने साथ रखना अलाउ नहीं है। पर कात्सुमोटो उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि जब तक मुझे प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे मैं ये तलवार नहीं रखूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट भी यहाँ कुछ नहीं बोलते और ओकोमोरा प्रेसिडेंट की तरफ से कात्सुमोटो को अरेस्ट करवा देता है। और अब हम कात्सुमोटो को एक न्यू रूम में देखते हैं जहाँ उसे एक आदमी नाइफ देता है और उसे अपने आप को मारने के लिए कहता है क्योंकि ये उसे सजा दी गई थी। जबकि नेथन अब अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर जापान को छोड़कर जा रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही एक मिस्टीरियस आदमी उस पर अटैक कर देता है और नेथन उससे किसी सैमुराई की तरह अपना डिफेंस करता है। ये सब करने के बाद उसे खुद भी फील हुआ था कि वो एक सैमुराई बन गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि नेथन कात्सुमोटो को बचाने के लिए आता है और उसके पास आने पर उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। वो लोग जल्दी से वहाँ से बाहर निकलते हैं पर वहाँ से भागते हुए कुछ लोग उनको देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। सारे तो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं पर कात्सुमोटो का बेटा वहाँ पर फायर लगने से बेहोश हो गया था। नेथन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत बुरी हालत में था और अपनी बेटी को इस हालत में देखते ही कात्सुमोटो की आंखों में आंसू आ गए थे। जहाँ कात्सुमोटो का बेटा उसे मरते हुए कहता है कि आपको जाना चाहिए और आप जिस काम के लिए बने हैं आपको अपना मकसद पूरा करना है। और अब कात्सुमोटो अपने बेटे को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। सारे सैमुराइज वापस अपने गाँव आ गए थे और नेथन के साथ साथ वो सब लोग जानते थे कि अब यहाँ पर एक बहुत बुरी जंग होने वाली है और सारे विलेजर्स अब मिलकर उस जंग के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। कात्सुमोटो इस वॉर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और यहाँ नेथन कात्सुमोटो को पर्शियन वॉर के बारे में बताता है जहाँ सिर्फ 300 सोल्जर्स ने बहुत ही बहादुरी से अपने इलाके और अकल का इस्तेमाल करते हुए हजारों एनिमीज को हराया था और अब उन्हें भी यही करना था। नेथन कात्सुमोटो से कहता है कि हमें अपने दुश्मनों को इतना करीब लेकर आना होगा कि हम उन लोगों से आसानी से अपनी तलवारों से लड़ सकें और उनकी गन्स का मुकाबला आसानी से कर सकें। और वो लेडी जिसका नाम टाका है जो नेथन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी, वो नेथन से कहती है कि ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी कि तुम जंग में वो ड्रेस पहनो जो मेरे हस्बैंड का था। और इसके बाद हम लोग उन्हें बैटलफील्ड के अंदर लड़ाई के लिए तैयार देखते हैं जहाँ पर वो बहुत थोड़े से थे जबकि उनके मुकाबले में हजारों सोल्जर्स थे। कि कैप्टन ये देखकर हैरान था कि नेथन सैमुराइज के साथ मिला हुआ है और नेथन उसके जवाब में सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर हम जंग के दौरान मिले। अब जंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर जापानीज आर्मी के पास बहुत से कैनन्स और गन्स थी जबकि सैमुराइज के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। जापानीज आर्मी सैमुराइज पर अपने कैनन से अटैक करती है और सैमुराइज उससे बचने के लिए वहाँ से दूर भाग जाते हैं। असल में ये भी उनके प्लान का एक पार्ट था ताकि वो जापानीज सोल्जर्स को अपने करीब ले आए और उनके प्लान के अकॉर्डिंग जापानीज सोल्जर भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं जहाँ वो देखते हैं कि सैमुराइज एक शील्ड के पीछे छुपे हुए थे। जापानीज सोल्जर उन पर अपनी गन से अटैक करते हैं और यहाँ अब नेथन सैमुराइज से कहता है कि हम तब अटैक करेंगे जब वो अपनी राइफल्स लोड करना शुरू करेंगे और वो लोग ऐसे
वैसा ही करते हैं। जैसे ही उनकी राइफल लोडिंग का टाइम आता है तो सैम रॉयस उन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ अब हर तरफ खून ही खून हो गया था और सैम रॉयस बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। यहाँ क्योंकि जापानीज आर्मी बहुत ज्यादा थी और सैम रॉयस बहुत थोड़े, इसीलिए जापानीज आर्मी के मुकाबले अब वो लोग सिर्फ कुछ ही रह गए थे। वो लोग अपने आखिरी दम तक लड़ने का डिसाइड करते हैं और अब जंग के आखिर में कात्सुमोटो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो ये जंग हारने वाला था। यहाँ कात्सुमोटो को हार देकर जापानीज कैप्टन भी सबको फायरिंग रोकने का कहता है, जबकि कात्सुमोटो अपनी रस्म के अकॉर्डिंग नेथन के हाथ से अपनी ही स्वॉर्ड से अपने आप को मार देता है। ये सैम रॉयस का कस्टम था कि अगर कोई सैम रॉय जंग हारने वाला होता तो या तो वो खुद अपने आप को मार देता या सैम रॉय से ही अपने आप को मरवा लेता था। और यहाँ कात्सुमोटो ने अपने आप को नेथन से मरवाया था, जबकि मरते हुए उसकी आंखों में अपने गांव का स्प्रिंग का खूबसूरत मंजर था। सारे जापानी सोल्जर भी कात्सुमोटो की डेथ पर रिस्पेक्ट में नीचे बैठ जाते हैं। अब यहाँ मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि अमेरिका जाने से पहले नेथन जापानीज प्रेसिडेंट के पास आता है और वो प्रेसिडेंट को कात्सुमोटो की स्वॉर्ड पेश करता है। लेकिन यहाँ ओकोमोरा प्रेसिडेंट को कहता है कि आप ये नहीं ले सकते क्योंकि नेथन एक दुश्मन है और आप दुश्मन के हाथ से कुछ भी नहीं ले सकते। जबकि नेथन प्रेसिडेंट को कात्सुमोटो की वो बात बताता है जब उसने कहा था कि अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो वो अपनी जान भी दे सकता है। और अब प्रेसिडेंट को भी समझ आ गया था कि असल में ओकोमोरा वो इंसान है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे यूज कर रहा है। असल में जापान को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ साथ अपने कस्टम्स की भी जरूरत थी और वो यहाँ पर कात्सुमोटो की स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और अब यहाँ पर वो अमेरिकन से किया गया वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देता है और ओकोमोरा को वो अपनी बेवकूफियां बंद करने के लिए कहता है। और स्टोरी अब इस नरेशन के साथ एंड होती है कि नेथन के साथ क्या हुआ होगा। कुछ का कहना था कि वो अपनी जख्मों की वजह से मर गया होगा, जबकि कुछ के मुताबिक वो अमेरिका वापस चला गया होगा। लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते थे कि असल में वो सैम रॉयस के गाँव चला गया था जहाँ पर वो हमेशा के लिए टाका से मिल गया था। और इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड हो जाती है।